मॉर्निंग गुड एवरीवन, मॉर्निंग। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। इस ठंडे ठंडे मौसम में आपका और हमारा साथ है और क्या मज़ेदार मौसम है। सुबह सुबह उठते ही मतलब आप नींद से बेदार होते हैं, ठंडी हवा और बारिश की बूंदें जब आप देखते हैं कि बारिश हो रही है तो आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है। काम पे ना जाने वालों का भी दिल करता है काम पर आने के लिए। गर्मी हो या सर्दी हो, हमने तो काम पे खैर आना ही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब इतना खूबसूरत वेदर होता है ना तो दिल करता है आते आते भी गाड़ी किसी और रास्ते पे डाल दी जाए। लेकिन आपके साथ भी इंटरेक्शन रहना ज़रूरी है। अब आके कहीं फील हुआ है हमें कि गर्मी जो है ना अब चंद दिनों की मेहमान गुड बाय हो रही है। वरना इससे पहले तो जितनी गर्मी पड़ी थी लग यही रहा था। कभी हम इसको क्लाइमेट से तशबीह दे रहे थे कि क्लाइमेट की चेंज की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। हुआ भी है ऐसा, बट बारिश के बायस अब जो है ना एसी वगैरह ज़रा बंद हुए हैं और उसके बाद ज़रा गर्मी का जोर टूटा है। अच्छा, वैसे एसी तो अभी भी बंद नहीं हुआ है। आप कल भी ये बात कर रहे थे। नहीं, एसी रात के टाइम कहाँ ठंड, आपको टाइम शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा गर्मी लगती है, बट वैसे अब देखा जाए खासा गर्मी के जोर में फर्क हुआ है। टेम्परेचर देखें ना कितना डाउन हुआ है। कम हो गया है एब्सोल्युटली। रातें थोड़ी ठंडी हो गई हैं, लेकिन आपको पता है लाहौर के अंदर जो है वो जो शिमाली इलाका जाता है वहाँ पर तो टेम्परेचर जो है वो तो काफ़ी कम ऑलरेडी है। वहाँ पर ठंड तो पहले से ही स्टार्ट हो गई है। इस्लामाबाद में भी ऑलमोस्ट ठंडी रहती है। लाहौर कराची के अंदर ये खुशगवार सा एक जिसे कहना चाहिए ना मगरबी हवाओं के आने के बाद मौसम इतना अच्छा हो गया, इतना फ्रेश हो गया। और मैं देख रही थी वरना आप ट्रैफिक पे निकले हर बंदा आपको लड़ता नजर आता है। सड़क पर भी आप निकलो तो हर बंदा ना किसी बात पे उलझ रहा होता है। मौसम का आपके मिजाज पर, आपके मूड पर बड़ा असर होता है। वेदर अच्छा हो, ठंडे मौसम में हर कोई मुस्कुरा के मिलता है, मूड अच्छा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो छोटा सा मसला है ना, खैर छोटा मसला तो नहीं है, जब भी बारिश होती है बारिश के बाद थोड़ी देर तक तो हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जब ज्यादा बारिश आ जाती है ना उसके बाद फिर जो ट्रैफिक का हाल होता है, फिर लाइट चली जाती है। ये जो बारिश अपने साथ ये जो मसाइल लेकर आती है ना, ये हमारे रंग में भंग डालती है। बारिश अपने साथ ये मसाइल लेकर नहीं आती, लेकिन आप कहने लगते हैं ना जब बारिश होती है तो आपके बारिश होते से ही मुझे वो डायलॉग याद आ गया। बड़ा ही फेमस डायलॉग है। जब भी होता है हाँ, तो जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फिर बहुत ज्यादा पानी आता है। लेकिन यहाँ पे तो कम बारिश हो फिर भी ज्यादा पानी आ जाता है। लेकिन इसकी वजह ये है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो लाहौर का ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम, वो बहुत क्या कह सकते हैं नाकिस है, जिसकी वजह से बारिश के बाइस सड़कों पर अंडरपासेस आप देखें भर जाते हैं। हमने अपना सिस्टम ही अभी तक अपग्रेड नहीं किया है और इस अपग्रेडेशन ना होने की वजह से फिर हमें बारिश में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज भी देख लें ऑफिस में अभी आधे लोग पहुंचे ही नहीं है, आधे लोग पहुंचे नहीं है। तो बारिश के बाद ये चीजें होती हैं, लेकिन आज बारिश भी जरा गैर मामूली थी, बहुत ज्यादा बारिश थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं बच्चों को देखती थी, स्कूल जाने वाले बच्चे वो कितने खुश थे और वो भी बड़े खुशी खुशी आज मौसम अच्छा है तो वो जो है वो स्कूल बड़े खुश गए हैं। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि जैसे ही बारिश होती है ना, क्या नाश्ते की दुकानों पे रश होगा इस वक्त में। हलवा पूरी और जो यही चंद तफरी तो बची हैं, यही तो चंद एक मोमेंट्स होती हैं एंजॉय करने की, लेयर की, कि जिसको लोग बहाना चाहिए लोगों को। हर तरफ पाकिस्तान में इतना डिप्रेशन है, हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, जिसके बायस फिर लोग छोटे छोटे ये बहाने होते हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। बारिश अच्छी हुई है, नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया, अपने आप को हील तो करना है ना लोगों ने कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन आपने ये जो बात की है ना, ये बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों का महंगाई से वाकई बहुत बुरा हाल है। लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि देखें अभी तो जो मिनिमम वेज है वो 32,000 है, लेकिन अभी भी तमाम एम्प्लॉयज़ को वो नहीं मिल रहा। वो अभी भी वही 25,000 वाला जो मिल रहा था उसी अगर पर 32,000 मिल भी जाए, 25,000 है अभी भी लोगों को 25,000 या 32,000 ये मिल भी जाए, आज जितनी महंगाई हो चुकी है, ये जब से निगरान हुकूमत आई है अब तक देख लें कि 3 दफा फ्यूल की प्राइसेस में इजाफा हुआ है और अभी मजीद होगा। और उसके बाद महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, डेली अशियाए खुरोनोश की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि एक हम अक्सर यही बात करते हैं कि गरीब आदमी तो छोड़ें आप, जो एक सफ़ेद पोश तबका है, वाइट कॉलर शख्स है, उसके लिए अपने आप को मेंटेन करना, अपने स्टेटस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना हुआ है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिसको लोग फेस कर रहे हैं। जो सफ़ेद पोश है और वाइट कॉलर जो लोग हैं उनकी तो समझ आती है कि वो बेचारे बुरा हाल है, लेकिन आप ये देखिए जब छोटे मासूम बच्चे, चाहे वो गरीब के हैं, चाहे वो सफ़ेद पोश के हैं, चाहे वो अमीर के हैं, बच्चे तो ज़िद करते हैं कि उन्हें जब चीज़ें चाहिए हैं
तो मैं देखती हूँ अक्सर आप बाज़ार में जाएं तो जिस तरह से फैमिली, जिस तरह से बड़े, जिस तरह से बाप माँ कैसे जब्त करते हैं, किसका दिल नहीं करता कि उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, उनकी बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। लेकिन जब वो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं करते ना, जो महरूमी उनके चेहरों पर, माँ बाप के चेहरों पर नज़र आती है ना, मैं कहती हूँ कि वो किसी इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए हैं कि अभी इनको रिलीफ देना पड़ेगा। अगर रिलीफ ना दिया तो लोग वो जो पहले इनसे रिलीफ की तवक्को तो छोड़ें आप, ये महंगाई को काबू ही कर लेना, यही बहुत बड़ी बात है। अब आप देखें ना कि हमारे मुल्क की सिचुएशन ऐसी है, जिस मर्जी हम अच्छी खबर से आगाज करते हैं, घूम फिर कर बाद महंगाई के रोने पर आ जाती है। ये डिलेमा तो है, इससे तो कोई आपको इनकार ही नहीं है ना कि महंगाई नहीं है। लेकिन इसी महंगाई के साथ जिस तरह लोग सफ़र कर रहे हैं, शायद हमारे हुक्मरानों की तरफ अगर हमारे लोग देखते, अगर हमारे हुक्मरान, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ये खुद से मिसाल कायम करते, अपनी तरह अयाशियाँ, शाह खर्चियाँ कम करते, चलो लोगों को ये तसल्ली होती है कि यार हमारे ऊपर वाले भी अपना पेट काट रहे हैं, हम भी साथ। लेकिन असल यहाँ पे जो ज़्यादा तकलीफ दे बात है, जो पेनफुल फैक्टर है, वो ये है कि हमारी जो अशराफिया जिसको कहते हैं, या जो हमारा हुक्मरान तबका है, एक जानिब जब उनको हम देखते हैं कि इतनी मराद दी जा रही हैं और उनकी जो अयाशियाँ हैं, उनकी जो शाह खर्चियाँ हैं, वो उसी तरह हैं, और हमारे मिनिस्टर्स गरीबों को भाषण देते हैं कि अगर महंगाई ज़्यादा है तो 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लें, चाय के साथ बिस्कुट डिबो के खा लें। तो जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो ये फिर ज़ख्मों पर नमक छिड़कती हैं, और यहाँ से फिर एक जो अनरेस्ट पैदा होता है, एक बेचैनी पैदा होती है, तो वो चीज़ें फिर हमें देखने को मिलती हैं। गरीब आदमी तो फिर देखता है ना कि फिर वो क्या करेगा, या तो करप्शन करेगा या फिर कुछ ना कुछ जहाँ से उसका हाथ लगेगा दाव पे वो करेगा। अपने बच्चों की जब महरूमियाँ देखेगा तो फिर तो वो कह हो गया। कराची के अंदर क्राइम रेट कितना ज़्यादा है, इवन लाहौर के अंदर क्राइम रेट कितना ज़्यादा है। इस वजह से है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लेकिन गुजारा तो करना है ना। अब आपने गुजारा करना है तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपने खरीदनी है बगैर पैसों के तो नहीं खरीदनी। तो यही सूरत हाल है और हर तरफ। अच्छा, ये तो सूरत हाल इसी तरह है। महंगाई और बारिश हम दोनों के हवाले से आपको साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, और इस्लामाबाद की एक मंडी पे हमारी नुमाइंदा किरण खान मौजूद है, इनसे दोनों सूरत हाल की अपडेट लेंगे, मौसम की भी लेंगे। किरण, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत देर बाद आज आपसे राब्ता हुआ है दोबारा से हमारा। ये बताइएगा, शहर इक़्तिदार का मौसम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इतने प्यारे अदरक के सामने खड़ी है ना किरण, जाते हुए आपने ये अदरक जरूर अच्छा, आप अदरक की तारीफ कर रही हैं, किरण की तारीफ नहीं कर रही हैं। अदरक और अच्छे मौसम में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। किरण, बताइएगा, ये जिस तरह फिजा ने अदरक की तारीफ कर दी है, मुझे तो मैं तो एहतजाज करूंगा, आपकी तारीफ नहीं की। अच्छा, वेदर कैसा है इस वक्त इस्लामाबाद का, और ज़रा महंगाई का भी हाल बताइएगा, क्योंकि आप इस वक्त इस सब्जी मंडी में मौजूद हैं, तो महंगाई की क्या सूरत हाल है, खासकर जब से फ्यूल में इजाफा हुआ है। थैंक यू सो मच फिजा एंड मुजाहिद कि आपने इतना वार्म वेलकम किया, और आफ्टर लॉन्ग टाइम वाकई ही में हम आपके प्रोग्राम में दोबारा से एक एंट्री दे रहे हैं। रात को वैसे मैं घर जा रही थी तो मैं मॉर्निंग शो का जिक्र कर रही थी, उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि पहला मैसेज मुझे आप लोगों का ही आया हुआ था कि सुबह आपका बीपर लिया जाएगा। मैंने कहा चलें ठीक है जी। और मौसम की आप सूरत हाल बता रहे थे, लाहौर में जैसा मौसम प्यारा वैसे इस्लामाबाद में आज। थैंक यू फिजा। मैं अगर आपको मौसम के हवाले से बताऊं तो जो मौसम आप लाहौर में इंजॉय कर रहे हैं वो इस्लामाबाद वाले आज उससे हमें महरूम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर धूप निकली हुई है, गर्मी का सा आलम है, वो वाला मौसम नहीं है जो आप लोग वहां पर लेकिन कोई नहीं, हमें तो किरण कभी कभी ये वेदर नसीब होता है, ये मौसम, लेकिन इस्लामाबाद में तो आए रोज खूबसूरत मौसम होता है ना। बिल्कुल जी, आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है। कभी भी बादल आ जाते हैं, मारगला के पहाड़ जो है ना बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद के शहरियों की जो है ईद का सा समा होता है, लोग इंजॉय करते हैं और मज़े से ऐसे वेदर में खाबों की तरफ का रुख कर लिया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक सब्ज़ी मंडी में जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर कीमतों के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा बताया जाए कि जहाँ पर इस्लामाबाद में महंगाई की जो रेशो है वो मुल्क भर की तरह यहाँ पे भी उसी तरह से जा रही है। जहाँ पे फिजा ने अदरक का किया है कि अदरक बहुत प्यारी उनको लग रही है, तो फिजा मैं आपको ये बताऊंगी जी अदरक कितने की है। अदरक में क्या प्यारा लग रहा है आपको? आज यहाँ पे 1200 रुपए में मिलेगी। कितने में मिलेंगे? अदरक की कीमत फिजा 1200 रुपए। 1200 रुपए और ये कीमत आपको अच्छी लग रही है, आप देख रही हैं मेरे हाथ में,
और आपको बहुत प्यारी लग रही है। आपके लिए आज सारी मैं ले लूंगी फिर और आपको मैं भिजवा दूंगी। देखिए मेरी सारी सैलरी आपने इसी सब्जी मंडी में खत्म कर देनी है। 1200 रुपए का अदरक, और ये हर हांडी में डलता है। जो भी हांडी बनानी है घर के अंदर, हर मसाले के ये जरूरी इंग्रेडिएंट है, इसका तो अल्टरनेटिव भी कोई नहीं है। और 1200 रुपए में अदरक मिल रहा है। बिल्कुल जी, आप सोचें कि एक दहाड़ीदार मजदूर जिसकी सिर्फ मजदूरी ही 1100 से 1000 रुपए है, वो जी अदरक 1200 रुपए में कैसे लेके जाएगा। इसी तरह से जहाँ पे जो दीगर सब्जियां हैं, टमाटर की अगर बात कर ली जाए तो ये टमाटर जहाँ पर 100 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो वेजिटेबल्स हैं उसकी कीमतों के हवाले से भी मैं आपको बताऊँ तो करेला आजकल क्योंकि सीज़न है भिंडी का और करेले का, जी करेला इस वक्त जहाँ पर 100 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। इसी तरह से जो भिंडी है, भिंडी की कीमत की बात की जाए तो ये 80 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च हमारे सामने है, ये शिमला मिर्च जो है इस वक्त 200 रुपये फी किलो में फ़रोख्त होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह से दीगर जहाँ पर चीज़ें हैं, लीमू क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है तो लीमू जो लोग सबसे ज़्यादा लीमू पानी पीना पसंद करते हैं, ये लीमू की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो 200 रुपये ये भी जहाँ पे किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अदरक की हमने बात की तो अदरक के साथ लाजमी जो चीज़ होती है वो लहसुन होता है, किसी भी हांडी के लिए जो लाजमी समझा जाता है। ये इस वक्त जहाँ पर 550 से 500 के दरमियान में फ़रोख्त होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये तो फिज़ा हमने आपको सिर्फ बताया है जो जहाँ पे सब्जियों के रेट्स हैं, सब्जियों के हवाले से कि अगर एक आम घर की सब्जी का सिर्फ शाम को अगर बजट बनाया जाए तो कम से कम आप 1000 रुपए में खाने का बजट किरण बना सकते हैं। बिल्कुल किरण, आपने बिल्कुल सॉरी आपने बिल्कुल सही कहा है कि वाकई ही में कि आम घर का जो एक मुतवसत तबका जिसको कहा जाता है वो तो ये बजट डिज़ाइन ही नहीं हो सकता जितनी महंगाई हुई है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो कीमतें हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं मंडियों में बाकायदा, जहां पर प्राइस कंट्रोल को जो कीमत होते हैं, रेट जो होते हैं, उनको मेक श्योर किया जाता है। इसके हवाले से ज़रा बताइएगा, कई लोग अपनी मनमानियों से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कीमतों में चीज़ें बेचते हैं, तो इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है कि जो जो प्राइसेस हैं, जो सरकारी निर्ख हैं, उनके मुताबिक ही इन चीज़ों को बेचा जा रहा है। बिल्कुल मुजाहिद, इसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि संडे बाजार में भी हम लोग अक्सर जाते हैं, वहाँ पे जो रेट्स होते हैं थोड़ी सी जहाँ पे हाई हैं लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि वहाँ पे कंट्रोल कमेटियाँ बाकायदगी से वहाँ पे जाके चेक करती हैं, सफाई के लिहाज से बाकी चीज़ें भी। तो रेट्स वो कहते हैं कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 26 रुपये पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो कहते हैं जब हमें पीछे से ही सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट जो आपकी आ रही है, उसके बाद हम आगे आवाम को किस तरीके से सस्ती चीज़ें दी जा सकते हैं। संडे बाजार के हवाले से अदरक का बताऊँ तो वहाँ पे ये अदरक शायद 1100 रुपये में 1150 मिल रही है, जहाँ पे उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है लेकिन ऑलमोस्ट सेम रेट्स ही आपको मिलेंगे। संडे बाजार में भी जो रेट्स हैं वो भी सब्जियों के इसी तरीके से जा रहे थे। जहाँ पे सब्जियों के मैंने आपको बताया, थोड़ा सा अगर मैं फलों के हवाले से आपको बताऊँ तो फलों के हवाले से आड़ू, ये जो मेरे हाथ में आप इस टाइम बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होगा, जी सिर्फ देखने में ही खूबसूरत, क्योंकि आम आवाम की पहुंच से ये फल भी बहुत दूर हो चुके हुए हैं महंगाई की वजह से। 200 रुपये फी किलो में ये आड़ू यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए मैंगो की तो ये मैंगो आम जो है इस वक्त यहाँ पर ये भी 300 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि एक गरीब आदमी नहीं खा सकता है। फल नहीं खा सकता। मतलब 2 या 3 आम जितने जिस तरह से हैं, 2-3 आम लेने के बाद ही तो किलो तो ख़त्म हो जाता होगा। और ये वो आम है, मतलब ये पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जहाँ पर खुद का आम इतना ज़्यादा मशहूर है कि हम बाहर इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर आम जो आम आवाम है उसको खाने के लिए दस्तयाब नहीं है। मुझे तो ये आम नहीं, ये खास लग रहा है। इसका नाम आम नहीं, इसका नाम खास होना चाहिए। बहुत खास नहीं, ये आम मार्केट में, मैं एक आम सी मार्केट में खड़ी हूँ जहाँ पे ये दस्तयाब है, और उस तरीके से मुख्तलिफ वैरायटी में इससे लो क्वालिटी में भी आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 250 से 300 के बीच में ये सारे रेट्स जा रहे हैं। इसी तरीके से ये सेब की अगर बात कर ली जाए तो सेब भी आपको 200 रुपये से फ्रूट में कोई भी आपको 200 से कम में, बहुत कम है, ऐसा है कि कोई दस्तयाब हो।
जो कि गरीब आदमी, क्योंकि देखिए फ्रूट तो सबने ही खाना है और सबके लिए ही ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर केले की बात की जाए तो केला जो है वो 150 रुपये में दर्जन में दस्तयाब है। तो ये तो हाल है, आम मार्केट्स के अंदर रेट्स इतने ज़्यादा हैं, सस्ते बाज़ारों में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से चल रहा है। तो गरीब आदमी जो है हमें हर तरफ ही रोता हुआ ही दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि हम एक गरीब आदमी, हुकूमत सिर्फ हमें बजट बना के दिखा दे। मैंने आपको प्राइस सेम एज इट जो यहाँ पर हैं वो आपको बताएंगे। इसके मुताबिक अब आप देखेंगे एक गरीब आदमी जो कमाता ही 1000 रुपये, उस 1000 रुपये में वो आटा भी लेके जाएगा, चीनी, घी। अच्छा किरण, ये बताइएगा कि वैसे तो हर चीज़ को ही आग लगी हुई है, चीज़ें, सब्जियां और फल इतने महंगे हैं। रोज़ाना हमारे व्यूवर्स का एक सवाल होता है, हर घर में ये बात होती है कि आज कौन सी ऐसी सब्ज़ी बनाई जाए जो ज़रा इकोनॉमिकली ईजी हो, सस्ती हो ज़रा। तो आज कोई ऐसी सस्ती सब्ज़ी है जो आप हमारे व्यूवर्स को सजेस्ट करेंगी, या इन मंडी में आप खड़ी हैं आपको पता है रेट्स क्या हैं, कौन सी सब्जी यार पकानी चाहिए जो ज़रा रेट में कम हो? खाली पानी उबालना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे जो मेरे मुताबिक अभी तक मैंने जो जहाँ पर देखी हैं वहाँ पे सबसे कम अभी तक मुझे जो भिंडी नज़र आ रही है, क्योंकि सीजनल आजकल भिंडी का सीजन है, ये हमें 80 रुपए में दस्तयाब है। इससे कम में अभी तक मैंने नहीं देखा कि जहाँ अच्छा, भिंडी सबसे सस्ती है। अब ब्रोकली की अगर बात की जाए तो भिंडी अभी तक सबसे, लेकिन भिंडी अकेली थोड़ी पकती है, भिंडी के साथ तो प्याज इतना ज्यादा डालना पड़ता है, और प्याज भी माशाल्लाह टमाटर है, प्याज है, होती बड़ी मजे की है वैसे। प्याज भिंडी अच्छी है, भिंडी अच्छी, अगर थोड़ा सा उसके अंदर कीमा डाला हो और भिंडी पकी हो और साथ में प्याज, आप मंजरकशी ना करें, पहले किरण को रेट बता। लेकिन ये अच्छी बात है ना, आपने सुबह सुबह हमारे व्यूवर्स को एटलीस्ट ये तो बताया ना कि कोई सब्जी सस्ती भी है। तो अब वो जो खवातीन घर में हमें देख रही हैं, जिन्होंने आज सोचना है कि आज क्या बनाएं, तो आज वो पकाएं भिंडी, और अब भिंडी के साथ साथ हमें प्याज का रेट भी बता दें ताकि उनके लिए आसानी हो। प्याज का रेट अगर मैं आपको फिर यहाँ पे बताऊँ तो प्याज जो है वो 80 रुपये फी किलो में दस्तयाब है, और आलू जो है वो 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। तो ऑलमोस्ट भिंडी आप जो है यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक और सब्जी मैं बताऊँ, ब्रोकली, जो कि कम लोग ही खाते हैं, लेकिन जो डाइट प्लान में होते हैं, जो इस तरह की, उन लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ तो 1200 रुपये फी किलो में दस्तयाब है जी ब्रोकली, जिसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये सब्जियाँ, इनमें ऐसी कौन सी खासियत है, कौन सी ऐसे चीज़ है कि जिसकी बिना पर उनको इतने ज़्यादा पड़ लगे हुए हैं। और अच्छा, हालांकि मसला ये है किरण, मसला ये है कि पाकिस्तान ज़रे मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री है, और उस ज़रे मुल्क के अंदर सब्जियां इतनी महंगी होना, तो ये तो खुद एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, ये तो सिर्फ हमने सब्जियों और फलों की वजाहत बात की है, इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं, मसाला जार डलते हैं, घी की बात की जाए, ऑयल की बात की जाए, चाय हर घर में बनती है, चीनी पत्ती की बात की जाए, दूध जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, दही बहुत महंगा हो चुका है। तो ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। एक आम आदमी की यहाँ पे बात हो रही है, तो आम आदमी के लिए तो ज़िंदगी को जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। आए रोज़ लोग अपनी परेशानी बयान कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि खुदारा किसी तरह से हुकूमत इस पर कंट्रोल कर ले, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई जो कहते हैं हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ आवाम को नहीं मुहैया किया जा रहा। राइट, बहुत शुक्रिया किरण, सुबह सुबह आपने हमें बताया कि मंडी की क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया, और आप हमें इसी तरह से अपडेट करते रहिएगा आगे भी आने वाले प्रोग्राम्स में, ताकि जो खवातीन का सबसे बड़ा मसला है ना कि आज क्या पकाना है, आज क्या बनाएगा। अच्छा, ये मेरा ख्याल है आज दोपहर के खाने में क्या होगा, हर का ये मसला है। यहाँ तक कि जब खवातीन आपस में फ़ोन पर भी बात करती है ना, तो सबसे पहले यही बात होती है कि आज घर में क्या बनाया। तो ये मसला आज किरण ने सॉल्व कर दिया है, सस्ता और अच्छा, कि भिंडी सस्ती है, प्याज और भिंडी मंगाएं और आप अपना खाना बनाएं, क्योंकि आज की सबसे सस्ती जो सब्जी है वो भिंडी है, जो आपको मिलेगी, दस्तयाब होगी। चलें जी, आप खाना शाना बनाएं, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। लीजिए, अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट की, और आपको पता है कि क्रिकेट में एशिया कप की हमने बात बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर मैंने एशिया कप की बात जो हमारे साथ हुआ है ना, हाँ, बात करने को दिल नहीं करता है। आप छिड़ जाएंगे, मुझे पता है कि वजाहत के दिल पे जाके लगता है जब मैं एशिया कप की बात करती हूँ। लेकिन अब उससे भी बड़ा, एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट से भी बड़ा, अब आगे
ऐलान होना है वर्ल्ड कप के लिए। एब्सोल्युटली कि हमारी 15 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम कौन सी होगी। जितनी गंदी परफॉर्मेंस हमने दी है एशिया कप के अंदर, क्या इसी टीम पर इन्हिसार करते हुए वापस इन्हीं टीम्स के साथ हमने वर्ल्ड कप में भी उतरना है? तो हमारा आगे 15 रुकनी कौमी स्क्वाड होगा कौन सा, किसको एंट्री मिलेगी, किसको एग्जिट मिलेगी, कौन स्पेयर प्लेयर के तौर पर जाएगा, और उसके साथ साथ कैप्टनसी, बाबर आजम की कैप्टनसी पर बहुत ज़्यादा सवालात हो रही हैं। फिर हमारे कोचेस जो इतनी ज़्यादा जो जिनको फंडिंग की जाती है, उनको सैलरीज दी जाती हैं, और बाहर के कोचेस को बुलाया जाता है कि हमारे लड़कों को ट्रेन करे आकर, तो वो फील्डिंग जिस किस्म की कर रहे हैं, आई थिंक पूरी टीम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा सवालात उठने लग गए हैं, हमारी पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा सवालात उठने लग गए हैं। फिर उसके बाद अच्छा ये चीज़ तो अब पिक्चर क्लियर है कि पाकिस्तानी टीम लाजमी तौर पर वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगी, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है ना। लेकिन सिर्फ खेलना जाना ही तो मतलब नहीं है, खेलने का हक भी अदा करना चाहिए। अगर इन्हीं चीज़ों के साथ जाना है, इसी नाकिस फील्डिंग के साथ जाना है, इसी नाकिस प्लानिंग के साथ जाना है, तो फिर तो वही हाल होगा जो एशिया कप में हुआ। लेकिन अल्लाह ना करे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। पीजे साहब, क्या लगता है आपको, अब जो वर्ल्ड कप के हवाले से तो अभी तक हमारे खिलाड़ियों का वही तय ही नहीं पाया, स्क्वाड ही नहीं अभी हमारा रेडी, क्या आपको लगता है जो चेंजेस सुनने की बातें आ रही हैं कि कप्तान को भी हटाया जा सकता है, फिर शादाब की जगह शाहीन अफरीदी को नायब कप्तान बनाया जा सकता है, आपको लगता है इन हालात के अंदर वर्ल्ड कप से पहले ऐसी चेंजिंग ज़रूरी हैं? देखें, बड़ा अच्छा सवाल है। वो कहते हैं ना जी, आपकी टीम बनाएंगे, कब आएगी, कैसे होगी। जिस तरह हम इंटरिम गवर्नमेंट के लिए वेट करते रहे, कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, आज हम पाकिस्तान टीम की यही बात कर रहे हैं। क्या ये परफॉर्म करेगी, नहीं करेगी, इसको ड्रॉप करना, उसको ड्रॉप करना, ये बिल्कुल सही है। बाबर आजम की कैप्टनसी जो है बिल्कुल सर्कमस्पेक्ट है। ही इज नॉट अ गुड कैप्टन एट ऑल, क्योंकि जब हमने उसको देखा ना, जहाँ वो मैच जीतता है, वो जीतता है बाय लक, कन्विंसिंगली नहीं जीतता वो। इसकी स्ट्रैटेजी आपने एशिया कप में देख ली, इट वाज अ पुअर स्ट्रैटेजी ऑल अराउंड। मैं हमेशा उसमें मेंटेन किया है, और बाकी भी जो क्रिकेटर्स हैं वो आपको बता देंगे। बट द क्वेश्चन है राइजेस, आप ब्रीड किसको कर रहे हैं? आपने किसी को उसमें विंग्स में रखा है कि हाँ, अगर लेट्स से कि अगर वो इंजर भी हो जाता है या यू नो इज नॉट प्लेइंग व्हाटएवर, क्या इसकी बाबर की कोई रिप्लेसमेंट है? हम नहीं सोचते, वी डोंट थिंक लॉन्ग टर्म। आपने भी कोचेस की बात की है, ये सारे लड़के ये ग्रास रूट से तो फॉरेन कोचेस के अंदर थोड़ी बन के आए हैं। ये तो हम आपके लोकल जो लोग हैं, जो आपके, मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट के कोचेस हैं, गाइडर्स हैं, जो मोटिवेटर्स, ये वहां से निकले हुए हैं। इनको किसी अंग्रेज ने या ऑस्ट्रेलिया ने काम बनाया है। जब ये फिनिश हो जाते हैं, आप इनको ले आते हैं कि हाँ जी बड़ा इंटरनेशनल कोच है। इंटरनेशनल कोच है तो फिर क्या हुआ? ये जो आपका इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इट वॉज अ टोटल वाइट वॉश। It was a total, आप हारो जरूर है, नो प्रॉब्लम, बट इस तरीके के साथ तो हारो यार। को फाइट बैक तो दो, को प्लानिंग बताओ, को स्ट्रेटजी बताओ। आपने कुछ भी नहीं किया। ये मोटिवेटर्स किधर थे पीछे? क्या इनकी कोई बातचीत होती है लड़कों के साथ कि अगर जल्दी विकेट जा रही हैं, नया लड़का अंदर गया, हम भी, तुम्हारा क्या रोल होगा भाई? तुम जाके 2-4 गेंद देखो, तुम जाके यू नो फील द एटमॉस्फेयर, फील द विकेट, फील द बॉलर्स एंड देन गेट ऑन विद इट। लेट और स्ट्राइक सीनियर बैट्समैन को दो। आपकी तो स्ट्रेटजी यही नहीं। जो अंदर जाता है वो समझता है जाके पता नहीं क्या तीर मार देगा वो। जी सर, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास कोचेस जो हैं वो इंटरनेशनल हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो तो जिस तरह आपने बताया कि डोमेस्टिक लेवल से निकले हैं, उनको कोई अपनी ज़बान में समझाए, कोई अपनी ज़बान में उनको मोटिवेट करे, जिसको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट जोन मिलता है। अब हर कोई एक्सप्रेस अपने आप को अंग्रेज़ी में तो नहीं कर सकता। हर किसी का स्टेमिना, हर किसी की तरीके, किसी को उर्दू, किसी को पंजाबी, किसी को डांट के, किसी को प्यार से। कोई अपना लोकल बंदा चाहिए हमें ये सब काम करने के लिए। बिल्कुल सही कहा है। अब तो ज्यादा पठान भी आ गए ना, पश्तो भी है टीम के अंदर। हाँ। कि हमने इन लड़कों को कभी ग्रूम नहीं किया। देखो, क्रिकेट बैट और बॉल का जो कॉन्टेस्ट है, ये एक नॉर्मल सी चीज। फील्डिंग पे भी मैंने बड़ा जोर दिया है हमेशा कि फील्डिंग अगर आपकी ठीक नहीं होगी, तो अगर एक बैट्समैन है जो कि 50 करता है लेकिन आपके 3 कैचेस पकड़ लेता है और फील्डिंग अच्छी कर लेता है, तो he's been part of the team। सो इन चीजों पे हम तवज्जो नहीं देते। जितने भी फॉरेन कोचेस हैं, ये फ्लाइंग कोचेस हैं मेरी नजर में। आपके पास बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हैं,
यार आपके पास ये ज़हीर अब्बास बैठा है, जावेद मियांदाद बैठा है, मोहसिन खान बैठा है, आपके पास ये जिन लड़कों ने इसमें काम किया हुआ है, आप इनको क्यों नहीं यूटिलाइज करते? व्हाई नॉट? You should be utilizing. Why not you? Why not you? आप भी तो देखें ना, आपने भी तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और फिर उसके बाद इतना ग्रिप है आपको और आप स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन भी करते हैं. Why not you? मैंने जब मैं गया था टीम के साथ, मैंने इनको मोटिवेट ही किया, इनको यही कर सकता था. जो मेरे साथ खेलता था तलत, वो मैनेजर था टीम का, तो हम मिल के करते थे. टीम मीटिंग्स के अंदर ये करो वो करो. लेकिन कैप्टन जो था, ऑब्वियसली उसकी फाइनल से होती थी, बट उसको आप गाइड करते थे. और अगर आप गाइडेंस वो ले लेता है तो बिल्कुल सही होती है. हमने ये जो अब आज आपका चीफ सिलेक्टर है, इसको उधर किंगस्टन में मैंने कहा, तलत ने कहा कि आप इसको खिलाओ दानिश कनेरिया को. नहीं जी, आपने उसको नहीं खिलाया. आपने उसको जो हमारा एक और पास बोलर, इसका नाम स्लिप कर है, मैंने कहा इसको खिलाओ, उसको नहीं आपने खिलाया. आपने वो खिला दिए जो कि न्यूजीलैंड और ये जो आयरिश है, ये बचपन से उनको खेलते आते हैं सीन को. भाई कोई वेरिएशन रखते हैं तो सब आप आगे जाकर आपका रिजल्ट हो गया. क्या हुआ? आयरलैंड से मार के. सो द क्वेश्चन इज, यू नीड टू हैव पीपल हु अंडरस्टैंड क्रिकेट, हु अंडरस्टैंड. मेरे हाथ के बने हुए 2 लड़के ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले जब मैं तस्मेनिया में कोच कर रहा था. लंदन यूके के अंदर कई लड़के हैं जिनको हमने कोच किया, इस पे जावेद ने किया है, रोनी ईरानी इंग्लैंड की तरफ से खेल गया हूँ. कई लड़के आपने बनाए हैं. ये बाद में तो हमारे साथ, ये मेरे साथ ही आए थे, ये जो स्टीव वॉ और मार्क वॉ, ये तो मेरे बाद आए थे. उसके बाद आप देखो हमारे साथ जहाँ खेलते थे एजिटन में, उसके बाद दे बिकेम इंटरनेशनल क्रिकेटर. आप गाइड करते हो लोगों को, आप बताते हो एक्सपीरियंस के साथ. तो जब तक आप एक्सपीरियंस के साथ ही बताते. हमारे पास एक क्रिकेटिंग माइंड है, आफ्ताब गुल. भाई पूछो तो सही, उसका ब्रेन क्या है. क्रिकेटिंग ब्रेन को लेके हमारे पास क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं लाते, हम लाते हैं सिफारशी है. और सिफारशी जब आप लेके आओगे तो टीम का रिजल्ट ये होगा. और आपका बोर्ड इस वक्त टर्मोइल में, यहाँ चेयरमैन आए हैं, इस बेचारे के खिलाफ 2 ग्रुपिंग बन गई. अब आपका बोर्ड एक टर्मोइल में है. यू रियली थिंक के जो लड़के हैं वो कंफर्ट होंगे? उनको भी हमारे ऊपर में तो एक पॉलिटिकल रैंगल में लगे हुए हैं. इनके अंदर क्या टीम डिसिप्लिन आएगी? बिल्कुल. अच्छा विजय सर, सर आपने ये तो बिल्कुल ठीक कहा. सर ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि अगर चेंजिंग की जाती है टीम में, किस किस खिलाड़ी को रिप्लेस करना चाहिए और कौन उनको रिप्लेस कर सकता है वर्ल्ड कप के लिए? देखो, इसमें ये नहीं होता कि आप किसको चेंज करो, किसको टारगेट करो. आपने एक बैलेंस टीम बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ मैं कहता आपको खिलाना चाहिए था, आपने इमाम को नहीं खिलाया. अब आप एक बैलेंस टीम बनाओ, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर देखो आपको मुख्तलिफ टीमें आएंगी, उनके मुख्तलिफ एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, कईयों के मुख्तलिफ अटैक्स होंगे, उनकी आर्मरी के अंदर बड़े बड़े डिफरेंट होंगे. तो आप ऐसा स्क्वाड को, अब देखो इंडिया ने फाइनल के अंदर चेंज किया है कि नहीं, क्योंकि दे हैव बीन थिंकिंग लॉन्ग टर्म. हम शॉर्ट टर्म पे, हम जीत के पीछे जाते हैं. हम एक स्ट्रैटेजी और एज ए नेशनल टीम उस तरह नहीं जाते. हमें चाहिए जीत. क्यों जीत चाहिए? कि जब जीतेंगे, जब इंडिया को हराया पूरा पाकिस्तान वाह वाह वाह, जब हार गए वो ऐसे पहला कोई है कोई नहीं. बिल्कुल सही है. तो आपने हमेशा कहा था एक ऐसे तरीके से कि ताकि लोगों को पता चले या यू फॉट, लेकिन उस वक्त फाइट आपकी स्ट्रेटेजी होगी. अब वर्ल्ड कप के अंदर आपने हर टीम को गेज करना है. हाँ, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा, हमारे पास एक ऐसा कार्ड हो कि जो कि बीच में फिट हो जाए. फिर आपने बैट्समैन भी ऐसा, हाँ वो इन बॉलर्स को ऐसा खेल सकता है. इंग्लैंड के खिलाफ भी वही है, वेस्ट इंडीज नहीं दूसरे. पीजे सर, आप मुझे ये बताइए कि अभी जो आपने पिन पॉइंट की है प्रॉब्लम्स, ये तो एवरीबडी नोज कि ये मसले हैं और इसको डील करना है. अब अगर इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं वर्ल्ड कप के लिए, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बैटर और बॉलर दोनों बताइएगा कि टीम में लाजमी शामिल होने चाहिए? और इतना ज़्यादा जो है ना, पिच को आप ब्लेम भी नहीं दे सकते, इन्वायरमेंट को आप ब्लेम भी नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही, एक ही तरह का मौसम होता है, एक ही तरह की ज़मीन है, तो उसमें कोई इतनी हैरत भी नहीं हो सकती कि हमारे प्लेयर से वहाँ पे खेला भी ना जाए. देखिए, आपके पास जो एस है, जो कि who done very well, बाबर आजम को तो आप निकाल नहीं सकते. He's one of the finest. कैप्टनसी उसकी साइड पे रखें. ग्रेट बैट्समैन. आपके पास अफरीदी है, आपके पास नसीम शाह है, आपके पास ये इफ्तिखार देखो किस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही है. तो आपने इन लड़कों को देखना है. रिजवान देख लो, आपने देखना है ये कंसिस्टेंसी किसकी रही है. दैट इज व्हाट यू नीड टू सी. एक तो मान लिया बैट पैच आ जाता है, हारिके आता है,
दैट इज नॉट द इशू। लेकिन जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, व्हाई वर्ल्ड कप 6-7 महीने तक आप इसकी तैयारियां क्यों करते हो? lastminute.com जिस तरह आपका इलेक्शन कमीशन करता है पाकिस्तान में, lastminute.com आपको लंबा सोचना है। आपकी जो बोर्ड होता है उसको उसकी पॉलिसी लंबी होती है। आप एक लड़के को ग्रूम भी कर रहे होते हो। वो जो अभी इंडिया का एक लड़का जबरदस्त आया, उसको उन्होंने ग्रूम किया, उसको पानी के अंदर उन्होंने खिला दिया, एंड इज डन वेल। बाद आप देखो सिराज कहाँ से आया, सिराज ने क्या किया। तो आप ये लंबा सोचते हैं। प्रॉब्लली इनके पास क्रिकेट भी अच्छी है, IPL से खेलते हैं ये लोग, लेकिन हमारे पास टैलेंट इतना है। अब आप देखो हमारे पास वर्ल्ड फेमस नाम है, वर्ल्ड फेमस वकार, वसीम, मुश्ताक, वी गॉट वर्ल्ड फेमस नेम, यूसुफ, बट हम वो आए हैं बेचारे तुक्के के साथ। ये तुक्के के साथ उठाए जाते हैं, यार ये लड़का अच्छा है इसको खिला, अच्छा है इसको खिला। हम इस तरह खिलाते हैं। हमें ज्यादा एकेडमीज की जरूरत चाहिए। थिंक लॉन्ग टर्म। वो जीतना पाकिस्तान की को पास को फ्रेंचाइज नहीं कि पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा भी, हारेगा, लेकिन हारेगा ड्राइंग रूम के ऊपर जाके, उसके बाद अपने आप को रीडिस्कवर करेगा। अच्छा पीजे सर, हमने सर ये ट्रेडिशन देखी है बाकी ममालिक के अंदर कि जहाँ पर इतनी बदतरीन शिकस्त होती है तो वहाँ पर कोई ना कोई जिम्मेदार करार पाता है, कैप्टन उसका जिम्मेदार होता है या सिलेक्टर होता है या जो भी कोच होता है, तो वो मॉरली तौर पे या तो रिज़ाइन कर जाते हैं या अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर तो सर एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, कोई अपना मलबा दूसरे पे डालता है, कोई कैप्टन पे डालता है, जिस तरह ड्रेसिंग रूम के अंदर की भी अफवाहें और खबरें आ रही हैं सामने। तो सर हमारे ही यहाँ ये चीज़ें क्यों इतनी आती हैं देखने में? बड़ी अच्छी आपने बात की है, इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स के साथ। और मैं देखो ना, एक तो पाकिस्तान की यहाँ अगर आप कहते हो ना कि रिजाइन कर देना चाहिए, ओपोनेंट कौन? बांग्लादेश, श्रीलंका ने खैर आपको पहले ये हराया हुआ है, और श्रीलंका को हमेशा हर टीम ने अंडरमाइन किया है। मुझे याद है फर्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर ये जब खेल रहे थे, इन्होंने उसको ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा दिया। वो तो टॉमसन ने इनको गेंदे मार मार के इनकी बेचारों के जख्म कर दिए थे जिस्म के ऊपर, लेकिन श्रीलंका ले गया था ट्रेंट ब्रिज पे। हमें चाहिए कि अगर तो आप एक कंसिस्टेंसी देखते हैं कि ये लड़का सीरीज के अंदर इसके फॉल्ट लाइंस काफी नजर आ रही है, जरूरी नहीं कि जीते हो हारे हो, वहां आप लड़के को चेंज करो। क्योंकि आपने ये नहीं देखना कि जब डिजास्टर होगा या अर्थक्वेक आएगा तो आपने नई पॉलिसी लानी। बिल्कुल। थिंक क्विकली। आप साथ साथ सोचते रहो। परमानेंट क्रिकेट का कोई भी नहीं होता, ना परमानेंट स्लॉट होता है, ना परमानेंट उसकी कोई पोजीशन होती है। तो आपने एज सिलेक्टर्स आपने इसको ऑन अ रोटेशन बेसिस पे एक बैकअप रखो। ये फर्स्ट बैकअप है, सेकंड बैकअप हमारा नहीं है। लास्ट मिनट पे वो धानी को भेजा बेचारा, सुबह गया तो कल आ गया, वो जहां से वापस आ गया वो। तो हमें लॉन्ग टर्म लेके जाओ नहीं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपने अगर इन लड़कों को मेंटली तैयार करना है ना, अब वो पाकिस्तान टीम फाइनल से पहले घर आ गई, वो क्यों? तुम देखो फाइनल, गो एंड सिट देयर एंड लर्न कि यू शुड हैव बीन प्लेइंग दैट फाइनल, और बैठ के एज अ टीम देखो तुम। क्योंकि जो आप बैठ के भी देखते हो, अंदर ग्राउंड पे भी देखते हो, इट हेल्प्स अ लॉट। हारे नहीं तो घर भागो। ओ भाई क्यों? इधर आके उन्होंने क्या करना है? सेंचुरी मारनी। उधर देखो बैठ के, सी द एटमॉस्फेयर एंड देन मेक यू आपको रियलाइज करेगा कि हाँ यार, अगर हम इस तरह खेलते हैं, वो किस तरह खेलते हैं, तो आपकी क्रिकेटिंग ब्रेन एक्टिव होता है। हमारा क्रिकेटिंग वैसे फाइनल जितनी देर का था एशिया कप का पीजे सर, ये तो अच्छा हुआ कि वो आ गए। तो 50 ओवर्स का तो सारा 50 रन का तो सारा फाइनल था। वैसे ये भी कमाल ही किस्म का फाइनल था। अपनी मैं कहती हूँ क्रिकेट की हिस्ट्री का ये कमाल फाइनल है। वैसे ये बड़ा एंटी क्लाइमेक्स हुआ है फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये आई थिंक शर्म आनी चाहिए इंडिया को कि तुमने एक ऐसी जगह पे रखा मैच कि जहाँ कोई कॉन्टेस्ट हुआ ही कोई नहीं। ये वन वे कॉन्टेस्ट था। एब्सोल्युटली जानबूझ के। और वैसे भी इतना पोलराइज कर दिया था उन्होंने एशिया कप को खेलने से पहले, एशिया कप से पहले ही इतना ज़्यादा उन्होंने इसको पोलराइज कर दिया था कि वो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी। थैंक यू वेरी मच पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट, और उनके हम सियासी तज्ज़िये भी सुनते हैं। तो ये अच्छा है कि क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स दोनों साथ। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब गलतियों से सबक सीखें, बजाय ये जो ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है। आगे वर्ल्ड कप बड़ा मार्का होने जा रहा है, उसकी तैयारियां करें। और अभी तक हम इतने कंफ्यूज हैं कि हमारा जो टीम है वो भी अभी
अभी तक हमारी फाइनल नहीं हो सकी है कि हमारा टीम स्क्वाड क्या होगा, किस खिलाड़ी को रखना है, किस खिलाड़ी को बाहर नहीं रखना है। अच्छा, क्रिकेट से निकले और जल्दी से अब हम जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की बात करते हैं। क्या हीरोइक एंट्री मारी है या वैसे एग्जैक्टली कल जब वो आए थे, हम प्रोग्राम कर रहे थे, तब हमने ही ये खबर ब्रेक की थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से, जब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा गया उन्हें, तो उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। फिर अमले से भी सुप्रीम कोर्ट का जो अमला था, रजिस्ट्रार ने उनको जो है वो एक बुके पेश किया। उसके बाद उन्होंने बड़ी मुख्तसर सी बात की, उन्होंने कहा कि आज फुल कोर्ट समात है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हैं, तो मैं आपसे तफसीलन मुलाकात बाद में करूंगा, तफसीलन गुफ्तगू बाद में करूंगा, क्योंकि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो केस की समात होगी। 3 दरख्वास्तें आई थी फुल कोर्ट उन्होंने और मीडिया के सामने। गैर मामूली जो 3 चीजें उनकी जानिब से गैर रवायती हमें देखने में आई। सबसे पहले जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी हल्फबर्दारी की तकरीब में, उसमें उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को साथ खड़ा किया, पहली गैर मामूली चीज़। दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तारीख में, मेरा ख्याल है कि जुडिशरी की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाइव उसकी कवरेज दिखाई गई है। इस बात पर जो उनके मुखालिफिन हैं वो भी, उनको भी तनकीद करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि लाइव सेशन हो रहा है और पूरी कौम देखती है कि इसकी जुरिस्डिक्शन किस तरह होती है, किस तरीके से समात होती है, हियरिंग में क्या क्या सवाल होते हैं। मैं वो कह रही हूँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कल जब सुप्रीम कोर्ट में ये आला जजेस के सामने, मोअज़्ज़िज़ जजेस के सामने खड़े थे, आई थिंक पूरी कौम ने पहली बार हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान देखा होगा कि वो कौन है, उनकी शक्ल क्या है और वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट कैसा बना होता है, वहाँ पर समात कैसे होती है, अदालत के अंदर किस तरह से कौन कौन लोग जाते हैं, किस तरह से जज को मुखातिब किया जाता है। मतलब ये एक सीखने वाली चीज़ थी, देखने वाली चीज़ थी और दैट वाज हिस्टोरिक। तो ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा जो है ना, एक जिसे कहना चाहिए जुडिशरी में एक बहुत बड़ा रिवाइवल, हिस्टोरिकल मोमेंट थी, हिस्टोरिकल मोमेंट थी। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कल गुफ्तगू क्या की, कहा क्या उन्होंने, पहले आई मी एंड माय सेल्फ उनका एक बड़ा फेम। हम ऐसे आपको ओपिनियन नहीं देंगे, आपका काम है अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को ओपिनियन, हमारा काम है उसको की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, वैलिडिटी आप देखें, खत्म। हम आपके ऊपर मफरूजे नहीं डालना चाहते हैं कि क्या होगा, भाई हमें क्या पता क्या होगा, जब आएगा हम देख लेंगे। बहुत सारी चीजें आप कर लें प्लीज इस कानून पे और आगे बढ़ा लें बात को, क्योंकि हम देखिए कोर्ट आप समझ नहीं रहे हैं इसकी अहमियत। हम लोग बैठ के इधर एक कंडीशन गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं, लोग कोई जेल में मर रहा है, किसी का केस है, मेरी तो मुझे तकलीफ हो रही है। सुबह से 57,600 कोई 57,000 है, अब हम छोड़ के जाएंगे 150 और बढ़ जाएंगे, कल 150 और बढ़, आप चला लें 1 महीना केस, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं इस गरीब अवाम से एक काम कर। ये थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और कल जो इन कैमरा सेशन हुआ है और उसके बाद उन्होंने पूरी अवाम के सामने रखा। अच्छा, अभी आते साथ इन्होंने हलचल मचा दी है। अभी तो काजी साहब 1 साल 5 हफ्ते तक अपने ओहदे पर रहेंगे, इस दौरान क्या कुछ होगा ये आप और हम सब देखेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी हम आपको जिससे मिलवाने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा लायक हैं, बस उनको एक मौका मिलने की ज़रूरत है। तो वो पाकिस्तान क्या, वो तो बरतानिया में जाके इंग्लैंड के बच्चों को भी हरा के आ सकते हैं। बरतानिया में इनकी धूमें हैं। और अना आतिफ जो इस वक्त हमारे साथ हैं, इन्होंने बरतानवी तलबा को शिकस्त दी है। जो बरतानवी स्टूडेंट्स हैं उनको इन्होंने डिफीट किया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। अना, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सबसे पहले तो अना ये बताइएगा कैसे ये सब अचीव आपने किया, किस तरह आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और बरतानवी स्टूडेंट्स थे और उनको आपने डिफीट किया, तैयारी किस तरह की थी आपकी और उसके बाद अब फील कैसा हो रहा है आपको? मैंने बुक्स और मूवीज से तैयारी की थी। दे हैड अलॉटेड अस सम स्पेसिफिक बुक्स एंड मूवीज, लाइक देयर वाज क्वीन ऑफ कैटवे और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इससे दे वर डिफरेंट, उन्होंने सैम्पल्स दिए हुए थे पर्सुएसिव स्पीकिंग के, क्रिएटिव राइटिंग के, एंड आई जस्ट प्रैक्टिस्ड ओवर दी समर हॉलीडेज। और फिर मैंने एंड पे वो अब बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और इसमें टोटल 19 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स थे। अच्छा, अना ये बताइएगा कि टीन ईगल, ये जो एक कॉन्टेस्ट है,
इसमें अगर मैं इसके बारे में जानना चाहूँ, क्या पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं? आपको कैसे सेलेक्ट किया गया, कुछ क्वालिफाई किस तरह आपने किया? They're partnered with 37 countries and they had an online qualifying round before the global round. So I won second place in the online qualifying round and I got a 75% discount for the global finals. Wow. So that's how it is. That's amazing, that's amazing. We really appreciate that. और उसके बाद फिर आप क्वालिफाई करने के बाद, मार्च के बाद, अब ये फाइनली अगस्त में हुआ, सितंबर में? August, July to August. Alright. अच्छा अना, ये बताइएगा कि आपको खुद से आइडिया था कि आप माशाल्लाह इतनी ब्राइट हैं कि आपने जो इतना बड़ा कंटेस्ट था ये, और उसके अंदर सबको आपने डिफीट किया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है, कॉन्फिडेंट थी आप या आपको लग रहा था बड़ा टफ कंपटीशन होने जा रहा है, कुछ भी हो सकता है? थोड़ा सा I was a bit nervous क्योंकि पूरी दुनिया से लोग थे, लेकिन एंट्री के थोड़ा सा मुझ में कॉन्फिडेंस भी आया था क्योंकि I performed well, so I had faith in myself and Allah, so I know. That is nice, that is nice. So how was the family response? They must be really happy. Yes, they were really happy. And आपकी जो फ्रेंड्स पाकिस्तान में हैं, अब जाहिर है स्कूल की तरफ से कैसे अप्रिशिएट किया गया आपको? और आगे गोल्स क्या हैं ना, ये भी बताइएगा। इन फर्दर फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं, इरादे क्या हैं आपके? फ्यूचर में I want to pursue a career in medical or I can be a scientist. I yet have to choose. Still you have to choose. What do you want to be? लेकिन कितनी अच्छी चीज़ है कि आपने ना सिर्फ अना अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है, बल्कि आपने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इतने बड़े कंटेस्ट के अंदर आपने जिस तरीके से ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। लास्टली ये बताइएगा, आपने तो बता दिया कि आगे आप जिस फील्ड में जाना चाहती हैं, करना चाहती हैं, अना पाकिस्तान के हवाले से क्या गोल्स हैं आपके? जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पर हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़रा सपोर्ट किया जाए, उनको ज़रा उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया जाए, तो आपकी तरह के बेशुमार टैलेंट और स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो ग्लोबली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। जी ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट है और फिर आपको सिर्फ एक शोकेस की ज़रूरत है। जैसे मतलब अगर गवर्नमेंट की हेल्प मिले तो फिर जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप दे, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फंड करे, तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में। एब्सोल्युटली, थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए ताकि वो एक्सपेंस बर्दाश्त कर सके और आप जैसा यंग टैलेंट पाकिस्तान का नाम जो है ग्लोबली रोशन कर सके। हमें जाना ब्रेक पर। थैंक यू सो मच अना आतिफ एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, पाकिस्तान का नाम बढ़ाती रहें। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत का महवर व मरकज़ नवाज शरीफ साहब बने हुए हैं और उनकी वापसी बनी हुई है। वापसी इसलिए बनी हुई है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से तो PMLN के अक्सर रहनुमा तारीखों पे तारीखें दे रहे थे कि इस डेट को आएंगे, इस डेट को आएंगे, लेकिन फाइनली अब हतमी फैसला हो चुका है कि 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ साहब 4 साल की खुद साख्ता जिलावतनी काटने के बाद पाकिस्तान लैंड करेंगे। और इस हवाले से जो नून लीग को टास्क दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को कि 10 लाख नून लीग के वर्कर्स उनके इस्तकबाल के लिए जमा होने हैं, कैसे इकट्ठा करेंगे? ये चैलेंज है इन हालात के अंदर, जब आपने 16 माह हुकूमत भी की है PDM का हिस्सा बाद रहकर। आपने महंगाई इतनी की है, केयर टेकर सेटअप में जो आकर मजीद महंगाई का बोझ अवाम पर डाल दिया गया है, क्या बयानिया होगा? और मरियम नवाज जो इतने टाइम से खामोश हैं, मतलब शहबाज शरीफ सियासी मंजरनामा मुल्क का बदलेगा। नून लीग की जो सियासी साख को नुकसान पहुंचा है, क्या उसकी वो तलाफी हो पाएगी? और ठंडा मौसम है, आपने ठंडी ठंडी बातें करनी है सुबह सुबह। देखिए बात ये है कि ठंडी बात करनी चाहिए आदमी को, जिस तरह कल जस्टिस काजी फैज ईसा ने और ठंडे ठंडे अंदाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, बड़ी गरम गरम बातें कर दी। पूरी अदलिया का पोस्टमार्टम कर दिया उन्होंने, अगर आपको अंदाजा हो तो। ठंडी बातें गरम बातें ठंडे अंदाज में कर दी, क्या कमाल होता है। शायरी भी इस तरह की होती है। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने कई बहुत आला सवाल किए हैं और इनके जवाब मुझे तलाश करने में ज़रा सी मुश्किल होगी। पहली बात ये कि क्या वो कैदी की हैसियत से आएंगे,
कानून कहता है कि वो सजा याफ्ता हैं। वो जेल से गए थे, वो जेल से गए थे, अदालत के फैसले पर नहीं, काबीना के फैसले पर गए थे। अदालत ने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लिया था कि जब ठीक हो जाएंगे तो मैं उनको वापस ले आऊँगा, अपने बड़े भाई को। अच्छा, वो तो खैर हो नहीं पाया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। फिर मसाइल बनते गए, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला आता गया कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और गैर महसूस तौर पर ये मुतालबात रहे कि इमरान खान को इस तरह फांसा जाए कि वो निकल ना पाएँ, और जज साहब की तब्दीली का भी था। अब सुप्रीम कोर्ट बदल चुकी है, पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट वो नहीं है जो पहले थी। मतलब एक तब्दीली के बाद जो तब्दीली आई है वो कहता हूँ ना, सी चेंज है वो। अगर आप बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 की कंपोजिशन देख लें तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो बकौल फैज साहब के मरदूद हरम थे वो बेंच नंबर 1 में बैठे हुए हैं, और बेंच नंबर 2 में भी वही बैठे हुए हैं जिन्हें मुकदमे मिलते ही नहीं थे, जिन्हें मुकदमात की समाअत का मौका ही नहीं मिलता था। अब इन लोगों को जज करना कि ये आपको कोई रिलीफ दे देंगे, ये आपको कोई गैर मामूली फ़ायदा दे देंगे, ये मेरा ख्याल है नामुनासिब बात है, और ऐसा हो भी नहीं पाएगा शायद, क्योंकि जस्टिस अथरमुल्लाह हों, जस्टिस फैज़ ईसा हों, जस्टिस अमीनुद्दीन, आपने बहुत कम नाम सुना होगा, अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस या आफरीदी हों, ये बड़े उसूली लोग हैं, बड़े डेमोक्रेट लोग हैं, ये बहुत तगड़े लोग हैं ये, और इनका मसला कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं हमेशा से, और साबित भी किया उन लोगों ने। अब मसला ये है कि जो कानूनी वैसे नासिर साहब, आपस की बात है, आपको नहीं लगता कि काजी जस्टिस फैज़ ईसा साहब से कोई ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करनी है PMLN? जी बिल्कुल सरप्राइज मिल सकता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, काजी साहब बहुत मुख्तलिफ आदमी हैं। काजी साहब ने को जब दिया गया था फैजाबाद वाला इंक्वायरी, धरना के कुछ तवक्कुआत वाबस्ता थी, वो तवक्कुआत उल्टी हो गई। उन्हें बलूचिस्तान रिपोर्ट दे दी गई कि आप बलूचिस्तान पे रिपोर्ट कर दें, उन्होंने तो जनाब पोस्टमार्टम कर दिया पूरा बलूचिस्तान का कि आपने ये किया, ये किया, ये किया मुल्क बलूचिस्तान के साथ। तो वो तो ऐसे आदमी हैं कि जो बाकी और जज हजरात भी सब बहुत ही उसूली आदमी हैं। तो मेरे ख्याल है सही कहा आपने कि तवक्कुआत वाबस्ता कर दी गई थी बहुत ज़्यादा, और उन तवक्कुआत की बुनियाद पर अगर वापसी है तो गलत है, तो गलत है मेरा ख्याल है। और जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि वो सजा याफ्ता हैं, वापस आएंगे, उन्हें सरेंडर करना होगा। सरेंडर कहाँ करेंगे वो? पॉसिबली एयरपोर्ट पे कर दें पुलिस के सामने, हो सकता है कोर्ट जाके सरेंडर कर दें। उसूली तौर से तो उसी कोर्ट में जाना चाहिए जिसने उनको सज़ा दी थी कि जी मैं, या ज़मानत दी थी कि जी मैं आ गया हूँ, और फिर उसके बाद जो तरीक़ाकार कहता है कि वो जेल जाएंगे, और जेल से वो फिर जो भी अपील वगैरह होगी। लेकिन मुस्लिम लीग ही बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि वो आज़ाद शहरी की हैसियत से आएंगे, और हम उनके आने से पहले हिफाजती ज़मानत ले लेंगे उनकी। अब ज़ाहिर है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगी, हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट से भी हो पॉसिबल, क्योंकि लाहौर में उतर रहे हैं वो, तो उनके अपना एक फार्मूला है मुस्लिम लीगियों का। मसला ये है कि अच्छी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उन्होंने खुद डेट दी है इस बार, तो यकीन करना चाहिए हमको कि वो उस डेट पे आएंगे। उससे पहले एजाज सादिक 1.5 साल पहले गए थे लंदन कि मैं लेने जा रहा हूँ, मुझे सब याद है, बल्कि शायद आपके प्रोग्राम में भी होगा, हम जो प्रोग्राम करते थे उस पर तो हमने बहुत डिस्कस किया था इसको, कि एजाज सादिक ने कहा कि मेरी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देख रहे आप, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। वो नहीं आए थे। बहुत से लोग फिर बाद में गए, खान लतीफ़ साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अपना फैसला खुद किया और हालात देख कर किया। अब जो वो आएंगे तो जाहिर है। वैसे मैं यही बात चुगताई साहब, अभी भी इसमें ना मुझे कोई, ठीक है नवाज शरीफ ने खुद डेट दी है, बट अभी भी सियासी हलकों में ये बात हो रही है कि अभी भी ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो उनके आने में पूरा सितंबर, फिर अक्टूबर, तो फिर अक्टूबर के एंड में जाके कहीं उन्होंने आना है, कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। और प्लस और स्पेशली जब से वो दोबारा से जाते जाते बंदियाल साहब जो केसेस रिवाइव कर एब्सोल्युटली, वो जो एक स्टंट कर गए हैं, उसके बाद वो होना, फिर उनको अपील का हक दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा,
जो आपने बोला कि हिफाजती ज़मानत होनी है, वो भी, उसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्शंस बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी वापसी पर आ रहे हैं। अगर नवाज शरीफ वापस आते भी हैं तो वो अपने केसेस देखेंगे या फिर इलेक्शन कैंपेन करेंगे? मेरा ख्याल ये केसेस में तो वो शायद एक्सेप्शन ले लें, इस्तिस्ना ले लें कि मुझे हाजिर से इस्तिस्ना दे दिया जाए अगर केस चल रहा हो, अगर उनकी अपील चल रही हो तब की बात है ये। लेकिन इंतखाबात में उनका आना इम्पोर्टेंट है, वो उनका एक करिश्मा है, उनका एक, जैसे देखिए पीटीआई और मुस्लिम लीग वस्ती पंजाब में, मैं वो लिमिट कर रहा हूँ, मैं 2/3 की बात नहीं कर रहा, और वस्ती पंजाब में इनका फुटहोल्ड है और इन दोनों को बड़ा अच्छी टक्कर होगी दोनों की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई की जो सिंपैथी वेव है वो मौजूद है और उसमें इजाफा हुआ है। तो तमाम तर हिमाकतों के बावजूद, तमाम तर गलतियों के बावजूद एक सिंपैथी वेव अवाम में होती है। नवाज शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है, जाहिर है उन्होंने अपने फैसले खुद करने होते हैं, हम लोग तो बातें करते हैं, मेरा ख्याल है देर कर दिया आने में। अगर वो 1 महीना पहले, 2 महीने पहले आ जाते और जो कुछ मरियम बीबी कर रही हैं, तंजीम साजी कर रही हैं वो और ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, उसमें खुद भी इन्वॉल्व होते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, बल्कि वो एक्टिविटी शुरू कर देते। अच्छा एनडीसी, इसमें तो सर आपने जो बात कही है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मरियम नवाज इज अ क्राउड पुलर, आवाम को बाहर निकालना वो जानती हैं और उनके कहने पे आवाम सामने भी आई है। लेकिन इस दफ़ा सर फ़र्क ये होगा कि ताज़ा जो अभी पीडीएम की गवर्नमेंट गई है इक़्तिदार से रुखसत होकर, शहबाज शरीफ साहब पीएम थे और फिर जितनी महंगाई है, जो गैर मामूली हालात हैं, आपको लगता है कि ये इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि क्राउड को अगर बाहर लेकर भी आना है, आवाम को बाहर निकालना है, तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बुनियाद पर ही आवाम बाहर आएगी कि मियाँ साहब आ रहे हैं, वो भी 4 साल के बाद आ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज लगता है आपको? देखिए, अवाम की तो सकत खत्म हो चुकी है, अवाम की तो खुदकुशी करने की सकत खत्म हो गई है। कहते हैं ना कि जहर खाने को पैसे नहीं है। सही बात। तो अब अवाम का मसला ये, बाहर किस दाने पर आएंगे वो, तो बाहर वो आजकल जो बात सामने आ रही है, जो बयान ही आ रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपए का था, नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 65 रुपए का था, नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 104 रुपए का था, नवाज शरीफ के दौर में स्टॉक एक्सचेंज 50,000 रुपये था। ये बातें सामने आ रही हैं, तो यही शायद बयानियाँ वो लेकर जाएंगे और इसको बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन पास्ट टेंस की जब बात करते हैं आप, तो आपको प्रेजेंट टेंस भी देखना होता है कि पीडीएम की हुकूमत ने, जिसमें सब, मेरा तो ख्याल ये है कि तमाम पार्टियां जिम्मेदार हैं इस महंगाई की, मेरा अपना ख्याल ये है, लेकिन मेरे दोस्त जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी है, उन्होंने बहुत पहले कहा था एक डिबेट में कि नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर होगी। शायद उनका ख्याल था कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई ने कम होने का नाम नहीं लिया। और अब जब भी इजाफा, अब ये हुकूमत जो इजाफा करती है, ये तो क्या करती है ना, पुरानी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, तो मलबा जाके मुस्लिम लीग पर ही गिरता है। अच्छा, वैसे ये कितनी कमाल बात है कि 13 जमातें थी, लेकिन सारे का सारा मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून पर ही आता है। मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ की वापसी, सर ये सवाल ले लीजिए फिर इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पहले तो ये बताइए कि जो पार्टी के इख्तलाफात हैं, उनकी वापसी के बाद ये कैसे कम होंगे, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि फिर पार्टी के जो टिकट हैं वो किस तरह से तकसीम होंगे, क्योंकि आगे अगर इन्होंने ये कहा जा रहा था कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके साथ जो शायद ये कुछ जेवी कर ले और उसके बाद उनमें कुछ सीट एडजस्टमेंट हो जाए, एब्सोल्युटली, तो वो किस तरह से होगा? ये तो पार्टी टिकट पे तो सबसे ज्यादा तकसीम नजर आएगी मुस्लिम लीग नून में। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये आपको शायद याद होगा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 10 सीटों पर, और उसमें इन्होंने पीटीआई छोड़कर आने वालों को टिकट दिए थे और हार गए थे। 6 सीटों पर हार गए थे ये। तो अब सूरत हाल जो बनेगी, जब राजा रियाज टाइप के लोग, मुझे बड़ा अफसोस, सॉरी राजा साहब से माजरत कर रहा हूँ मैं, जब लोटे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून कबूल करेगी, तो मुस्लिम लीग नून का जो पुराना कारकुन है, जो इस दौरान साबित कदम रहा, जिसने पीटीआई के तमाम जुल्म को बर्दाश्त किया, बिल्कुल सहा, और तो वो क्या सोचेगा? अब देखिए ना, जब आप इन लोगों को वो टिकट देंगे, जहांगीर तरीन का, खैर वो राणा सनाउल्लाह का बयान आ गया था कि हम उनसे कोई
इत्तेहाद नहीं करेंगे, कोई अलायंस नहीं करेंगे, हर सीट पर हम टिकट देंगे। लेकिन कल मोहसिन राजा साहब का बयान है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को भी टिकट देंगे। तो अब ये जो इख्तलाफात है अंदरून खाना में, तो इख्तलाफात की दो शक्लें हैं। एक तो अंदरून खाना इख्तलाफात बहुत शदीद हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कल हमजा शरीफ और मरियम एक साथ थे। क्या वो एक साथ हैं? एक सवाल ये है, क्या वो एक साथ हैं? ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ, बाकी जवाब आप लोग खुद देख तलाश कर लीजिएगा। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान जो एक इख्तलाफ पैदा हो गया है, जो एक लड़ाई की शक्ल पैदा हो गई है, वो फजूल की है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। देखिए पीपल्स पार्टी का पंजाब में, मैं नहीं कहता कि वजूद नहीं है, मैं कहता हूँ कि उनको मेजॉरिटी नहीं है, उनके पास मेजॉरिटी वोट नहीं है कि वो सेंट्रल पंजाब में आके कुछ सीटें जीत सके। वो उनका बलूचिस्तान प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। मुस्लिम लीग नून का सिंध प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। उनका जो तलाल साहब आए थे, तलाल चौधरी साहब नारे लगाते थे कि सिंध हमारा है, वो फिर वापस चले गए। अब मरियम साहबा यहाँ आने वाली हैं, वो गालिबन नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के प्रोग्राम के लिए आएंगी। चुगताई साहब, वैसे ये कितना बड़ा चैलेंज होगा PMLN के लिए, ये जो एडवेंचर करने जा रही है मुमकिना तौर पे कि नवाज शरीफ साहब का मीनारे पाकिस्तान भरकर उनको जो है ना वेलकम किया जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन होगा। PTI तो माजी में मीनारे पाकिस्तान भरती रही है, तो आपको लगता है कि मियाँ साहब जिन हालात में आ रहे हैं, इन हालात के अंदर मीनारे पाकिस्तान का फैसला करना, वहाँ पर मियाँ साहब का इस्तकबाल करना चैलेंजिंग होगा बहुत? देखिए मीनारे पाकिस्तान का भरना क्या होता है कि मस्जिद तक लोग हों, ठीक है ना, शुमाल तक वोट हो, मशरिक़ तक वोट हो, मगरिब तक वो लोग हों, और फिर सर आपको ज़मीन नज़र ना आए, ये मीनारे पाकिस्तान का भरना होता है। मुझे दो याद है, एक बेनज़ीर भुट्टो की दूसरे दौर में वापसी है, वो उसका कोई टक्कर अभी तक नहीं उसकी उस इस्तकबाल की। वो दाता दरबार तक भर गए थे। नहीं, जब बेनज़ीर वापस आई थी तब दाता दरबार तक अभी बहुत डिफरेंस है। अगर जो लाहौर के महल्ले वकूफ़ से वाकिफ़ है, मीनारे पाकिस्तान का और दाता दरबार का अच्छा खासा डिफरेंस है। जब बेनज़ीर साहिबा आई थी तो तब वहाँ तक लोग मौजूद थे, इतने था। और फिर इमरान खान ने भी एक एग्जाम्पल सेट की थी। इमरान खान की जो एग्जाम्पल थी बहुत बड़ी थी, वो मीनारे पाकिस्तान जी। ये दो मैं मिसालें देना चाह रहा हूँ, इन दोनों को नवाज शरीफ साहब को तोड़ना है। हाँ, एब्सोल्युटली, ये दोनों बुत तोड़ना, बिल्कुल। अगर ये दोनों बुत तोड़ सके वो, तो मैं मान लूंगा कि बड़ी बात हो गई, बड़ा कमाल हो गया, और अवाम बाहर नहीं कर आए। माहौल अगर उससे कम हुआ तो खिफ़त होगी, बहुत खिफ़त होगी। और मेरा ख्याल ये है कि मीनारे पाकिस्तान का इंतखाब भी इतना मुनासिब नहीं था। और मुझे वो साइंस भी पता है कि जो साइंस अब आजकल इस्तेमाल हो रही है कि ड्रोन से वो वीडियो बनती है, फुटेज बनती है, वो ज़्यादा क्राउड नजर आता है, हाँ। खुद बनाते हैं, और बीच में गैप होता है क्राउड के दरमियान, 3-3, 4-4 फीट की सफ़े होती हैं जिनमें गैप होता है। लेकिन सर आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, मुखालिफ पार्टी के लोग जो है ना चले जाते हैं वहाँ पे और वो जाके एक्सपोज करते हैं। नहीं, उसमें भी एक जाती ये हो जाती है कि शाम की जो तैयारियाँ होती है वो आप रात को दिखा रहे होते हैं, जिस कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, वो भी जाती हो जाती है वो इतना। लेकिन ये मैं क्योंकि जो नई साइंस आई है जलसों की वो यही है, तो अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को सबसे बड़ा चैलेंज, मैं कहता हूँ सब कुछ ठीक हो गया, रिहा हो गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच गए, हल्फ उठा लिया। अब हल्फ कौन लेगा? आरिफ अलवी लेंगे ना हल्फ, बेचारे आरिफ अलवी जिन्होंने काजी फायजीसा से हल्फ लिया, क्या शर्मिंदगी की बात थी यार। खैर, तो उसके बाद महंगाई तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो इनको फेस करना पड़ेगा, और हुकूमत भी इन्हीं की गई है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। दौर था उनका पुराना दौर, वो वापस नहीं आ सकता। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था कि भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक चली, उसमें इन्हीं जमातों ने जिसमें नवाज शरीफ साहब शामिल थे, सर लगाया था। ये तो बिल्कुल सही कुताई साहब आपने कहा है कि अभी तो मज़ा बहुत आ रहा है आपकी गुफ्तगू सुनने का, लेकिन वक्त की किल्लत है, बार बार PCR हमें ब्रेक का कह रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और हकीकत बात तो यही है कि जितना चैलेंज है नवाज शरीफ साहब की इन हालात में वापसी और फिर इस्तकबाल जो होगा मियाँ साहब का, यही तय करेगा
यही हवा बनाएगा, यही मोमेंटम बनाएगा। अगर उस तरीके से कारकुनान बाहर नहीं निकलते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात सियासी तौर पे हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई हमारे साथ मौजूद थे। और अभी हम आपको जो एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसमें आपको पता है कि आगे आने वाले चीफ जस्टिस कौन होंगे, अगले 5 चीफ जस्टिस कौन होंगे और कितने टाइम तक वो जो है वो इस कुर्सी पर रहेंगे, इस ओहदे पर रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगले 5 इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाने वाले जस्टिस काजी फाजी ईसा 13 माह और 7 दिनों तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस में से 5 जजेस बिल तरतीब अपने मुद्दत मुलाजमत के एतबार से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाहिया अफरीदी अपनी सीनियरिटी के एतबार से मुख्तलिफ औकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। ताहम अगर कोई अनहोनी न हुई तो जनवरी 2030 में जस्टिस आयशा मलिक पहली खातून चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में इस वक्त पहले नंबर पर जस्टिस काजी फायज ईसा, दूसरे नंबर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तीसरे नंबर पर जस्टिस एजाजुल हसन, चौथे नंबर पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, 5वें नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और 6ठे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद 10 मार्च 2024 को मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बायस चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की 25 अक्टूबर 2024 को रिटायरमेंट के बाद जस्टिस एजाजुल हसन 9 माह और 9 दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा अपनी रिटायरमेंट तक संभालेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह 5 अगस्त 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे और 3 साल और 3 माह तक इस ओहदे पर फाइज रहने के बाद 27 नवंबर 2027 को रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 28 नवंबर 2027 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे और 1 साल और 15 दिनों तक इस ओहदे पर फाइज रहने के बाद 13 दिसंबर 2028 को रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिटायरमेंट के बाद अपनी सीनियरिटी के बायस जस्टिस जाहिया अफरीदी 14 दिसंबर 2028 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे और 1 साल और 1 माह से ज्यादा अरसे तक इस ओहदे पर फाइज रहने के बाद 22 जनवरी 2030 को रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस जाहिया अफरीदी के रिटायरमेंट पर जस्टिस आयशा मलिक 23 जनवरी 2030 को पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगी। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज के चीफ जस्टिस बनने का इन्हिसार उनकी सीनियरिटी और उम्र पर होता है। जज के रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी का शुमार सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर की तारीख से बनता है। आइन के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद 65 बरस से कम उम्र सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद जज को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाता है और 65 साल की उम्र तक पहुँचने के बाद ओहदे से रिटायर्ड कर दिया जाता है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में या कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके आने से ना सर दर्द ख़त्म हो जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से सर दर्द में इजाफा हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसी मुझे लगता है आज एक ही दिन में आपको दोनों मेहमानों से मिलना पड़ सकता है। अगर आप भी ऐसी ही कैफियत से 2-4 हैं या आपके सर में आधा दर्द होता है जिसे माइग्रेन कहा जाता है, और ये माइग्रेनिंग इतनी दर्दनाक चीज़ है, मैं दर्दफुल कहने लगा इतनी ये तकलीफ दह चीज़ है कि आपका सारा दिन जो है ना आवाजारी में गुजरता है, उकताहट में गुजरता है और बड़ी शदीद किस्म की दर्द होती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि और हर दूसरा बंदा इस चीज से एब्सोल्युटली, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे माइग्रेन का जो इशू है वो रहता है। एंड प्लस अगर आपको पेन कोई हो रहा है बॉडी में किसी और जगह पर भी, जैसे कमर का पेन है, शोल्डर का पेन है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो आपके पूरे बॉडी में पेन होता है। लेकिन इस पेन को आपके रिलीफ देने के लिए हम जिन डॉक्टर्स का रुख करते हैं वो डॉक्टर्स हमें वक्ती तौर पर एक पेन किलर दे देते हैं कि आपको वक्ती तौर पर, जिसे कहते हैं ना, दरख्त के पत्ते काट दिए लेकिन जड़ें वहीं पर मौजूद हैं। जड़ों का इलाज कोई नहीं निकालता है, जड़ें उसी तरह रहती हैं और उसके बाद पेन रहता है। तो इसी का इलाज निकालने के लिए मैं वही कहती हूँ कि हमारे पास ऐसा बहुत कम ऐसे होता है कि हमारे पास कोई ऐसे रिलीफ के लिए कोई ऐसे लोग मौजूद हों जो कि हमें रिलीफ दें और हमारे जो पेन है उसको करें। और मैं आपको खुद विटनेस बता रही हूँ कि ये इलाज मैंने खुद भी इनसे करवाया है, डॉक्टर साहब से। अच्छा, मसला ये है कि मुझे माइग्रेन बहुत ज़्यादा और मेरे शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा था, और जो ऑक्सीजन शॉट्स इन्होंने ऑक्सीजन थेरेपी से ये करते हैं उससे होता ये है कि तमाम पेन जो है आपका वो रिलीफ आपको मिल जाता है। और उसके बाद उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको ये पेन दोबारा होता भी नहीं है। अभी
उमर भाई मुझे कह भी रहे थे कि जब से ये डॉक्टर साहब के पास से होके आई है इन्होंने मुझे पेन की शिकायत हमने की नहीं है। इसलिए अपने व्यूअर्स जो घर में बैठे हैं हमने सोचा कि घर में बैठ के आप लोगों को हम इसका नुस्खा बता दें, डॉक्टर साहब को हम स्टूडियो में मधु कर लें ताकि जो है ना इन तमाम चीज़ों का हल निकल आए। और इसीलिए हमने आज डॉक्टर साहब को स्टूडियो में मधु किया। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, हर दूसरा नौजवान हो या बूढ़ा हो, खवातीन हो, आधे सर का दर्द इनको रहता है, इसकी बुनियादी रीज़न आपको क्या लगती है और इसका हल क्या है सर? अच्छा, माइग्रेन जो है बेसिकली आधे सर के दर्द को कहते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में ये था कि ये खवातीन में 4 गुना ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर जो यंग फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने अपनी प्राइवेट जो हमने प्रैक्टिस करते हैं रोज़ाना की मुख्तलिफ जगहों पे, वो देखा कि यहाँ पे जो यंग बच्चे हैं 18 साल 14 साल 16 साल के मेल्स, उनमें भी बेशुमार बच्चों को ये दर्द है और इतनी सवियर दर्द होती है कि वो दीवारों को टकरे मारते हैं जाके। सो ये चेंजिंग जो सिनेरियोज हैं जो हैं आ रहे हैं, लेकिन दर्द बड़ी शदीद होती है और ये दर्द शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेती। और ख़ास तौर पे जो आजकल चेंजिंग वेदर सबसे बड़ा ट्रिगर है, ये याद रखें। जो मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी से सर्दी हो रही है, सर्दी से गर्मी हो रही है, तो इस मौसम में ये माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वेदर चेंज भी इसका सबब होता है? बहुत बड़ा। अच्छा, ये मैं पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक तो माइग्रेन का पेन है ना, सर दर्द आपको बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि उसके रिलीफ के लिए कहते हैं माइग्रेन का पेन अगर हो रहा है तो उस पर कोई पेन किलर असर नहीं करती है। आप पैरासीटामोल लें, आप कोई हैवी डोज लें, माइग्रेन के पेन में कोई चीज़ असर नहीं करती है। तो आप इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? देखिए, माइग्रेन की ना 3-4 स्टेजेस होती हैं। पहले को प्रोड्रोम कहते हैं, जिसको होती है माइग्रेन उसको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, वो उसको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसके बाद उसका ऑरा कहते हैं, जिसमें उसको अंदाज़ा होना शुरू होता है कि शुरू हो गई है, उसको चक्कर आएंगे, फ्लैशेस नज़र आएंगी और फिर फुल ब्लोन एक पेन शुरू हो जाती है। जब पेन शुरू हो जाती है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसको फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 70 to 80% माइग्रेन की किसी को कॉज ही नहीं पता कि होती क्यों है। मसलन फीमेल्स में ज़्यादा होती है, मखसूस अयाम में ज़्यादा होती है, जब कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल से ज़्यादा होती है। किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैश लाइट्स हो, जैसे लोगों को रात को जब कोई ड्राइव करते हैं तो सामने से लाइट्स पड़ती हैं। जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, उनमें चांसेस। फिर ओवर वर्क, लैक ऑफ स्लीप और एग्जर्शन, ये तमाम ट्रिगर्स हैं जिससे पेन शुरू हो सकती है। अब तमाम सबसे पहली बात तो ये कि हम ये डिस्कस करते हैं कि पेन शुरू हो जाए तो क्या करना है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको दर्द शुरू होगी, आप घर में बैठे हैं, दर्द शुरू होगी, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप घरेलू से टोटका कि उस बंदे को जब पेन हो रही है तो उसको उठा के किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे रोशनी कम है। एब्सोल्युटली, लाइट नहीं है, कम है, और रोशनी, अगर रोशनी है तो लाइट्स बंद कर दें। कमरा ठंडा हो, अगर वो लाइट्स बंद कर दें, थोड़ी देर पानी पी लें, रिलैक्स करें, जहाँ पे शोर ना हो, फ्लैशिंग लाइट्स ना हो, मोबाइल इस्तेमाल ना करें, तो आहिस्ता आहिस्ता पेन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और बाज़ लोगों को किसी किस्म की दर्द से कोई आराम, किसी किस्म की दवाई से कोई आराम नहीं आता। उनको ये टोटके से इसी तरह से आराम, ये ज़रूरी है। देखिए, हर बंदा हर वक्त हॉस्पिटल तो नहीं जा सकता। अगर किसी को ड्यूरिंग ऑफिस वर्क के दौरान या इस आपके काम के दौरान कुछ शुरू हो गया तो फिर क्या करें? तो ये सबसे बेहतरीन काम है कि फिर आप उसको किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे लाइट्स कम है, कमरा ठंडा है और कोई फ्रेशिंग चीज़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। वो आहिस्ता से उसका पेन सबसाइड हो जाएगी। अगली बार मैं क्या करता हूँ, पेन की बेसिकली माइग्रेन का असूल ये है कि हम जिसको पेन होती है कभी उससे पूछिएगा, वो आपको ये बताएं कि मेरी दिमाग के खून की नाली है जो ऐसे ठक 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 बजती है, आपको पता लगता है कि अंदर कोई चीज़ मशीन जैसे चल रही है। नंबर 2, यहाँ पे पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाता है। मैं करता हूँ बेसिकली ओजोन थेरेपी, विच इज़ एन ऑक्सीजन की प्योरेस्ट फॉर्म है। सबसे जो इसमें मज़े की बात है, उसको हम स्किन में लगाते हैं, वी डोंट गो इनसाइड, इंजेक्ट नहीं करते। वो क्या करती है, जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती है और वो जो खून की नाली फैली भी है उसको अपनी जगह पे वापस ले आती है। उससे जो पेन है वो रिलीव हो जाती है। अब चंद दिन पहले मुझे एक दुबई से फ़ोन आया मेरे पेशेंट का, डॉक्टर साहब 5 महीने में एब्सोल्युटली पेन फ्री रहा हूँ, अब मुझे दोबारा पेन शुरू होगी तो अब मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, मुझे बाकी कोई पेन नहीं थी, लेकिन अब मुझे हल्की हल्की पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे शोल्डर पेन स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है कि पेन का आप नाम लेते हैं, आपका बॉडी का जो हिस्सा सबसे ज़्यादा पेन में होता है
तो वो स्टार्ट हो। मैं पेन मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं और अभी उमर भाई इतनी तारीफ कर रहे थे और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ट्रिगर कर गया, आई डोंट नो व्हाई। इसका मतलब हुआ कि आप मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे? कभी नहीं। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे प्रोग्राम की शान है क्योंकि इन्होंने मुझे ठीक किया है। और बाकी जो भी ट्रीटमेंट करते हैं हमें उसमें तसल्ली ये होती है कि आप ना स्टीरॉइड्स लगा रहे हैं, ना कोई हैवी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पेशेंट को कोई नुकसान है। ऑक्सीजन से क्या नुकसान होगा और फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, और ये बिल्कुल हार्मलेस प्रोसीजर है और बेशुमार लोगों को आराम इससे आता है। इवन अब तो ओजोन हम इनफर्टिलिटी में भी इस्तेमाल करते हैं, एस्थेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें डाइट का भी कोई अमल दखल होता है इस चीज़ में? जी बिल्कुल, डाइट का अमल दखल होता है। जो लोग फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, जो लोग ये जो तली हुई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, चॉकलेट्स ज़्यादा लेते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, इन जो भी चीज़ स्टिमुलेंट है वो पेन ट्रिगर कर सकती है। ओके। तो इसलिए डाइट जितनी सिंपल रखेंगे, जितनी सादा रखेंगे, उतनी बेहतर। अच्छा, कॉफ़ी भी आपको पेन को ट्रिगर कर सकता है? हालांकि मुझे तो ये था कि कॉफ़ी तो इतना। कॉफ़ी में भी ये बता दें, ये मिल्की कॉफ़ी हो या ब्लैक कॉफ़ी, हर तरह की देखिए हर बंदे का ना ट्रिगर अपना होता है। कईयों को सिर्फ ऐसे भी मेरे पास लोग आते हैं जो परफ्यूम से शुरू हो जाती है। हालांकि परफ्यूम से ऐसी आमतौर पर होता है, लेकिन जैसे ही किसी ने वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जो खासतौर पे हमारे उधर सऊदी अरेबिया वगैरह मिलते हैं, ओहद जैसे होते हैं, वो जैसे ही उन्होंने सूंघना उनको पेन शुरू हो जाएगी। किसी महफिल में जाते हैं तो उनको पेन शुरू हो जाती है। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि माइग्रेन की बहुत बड़ी वजह डिप्रेशन, परेशानी भी है, तो ये भी उसी का कॉज होती है या फिर आप समझते हैं कि ये चीज़ें शायद इतना मैटर नहीं करती? बेसिकली रेसिप्रोकल है। पेन से जो है डिप्रेशन शुरू हो जाती है और डिप्रेशन का भी पेन से ताल्लुक़ है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि डिप्रेशन में पेन की जो शिद्दत है और फ्रीक्वेंसी दोनों ज़्यादा हो जाती है। शिद्दत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपके स्ट्रेस नॉड्स हाई होते हैं, वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, फिर ये पेन होता है। अच्छा, साथ ही आप चूँकि सिर्फ माइग्रेन की पेन को ही डील करते हैं या बॉडी के, जैसे आपने बोला कि अब तो ओजोन थेरेपी जो है ये एस्थेटिक में भी यूज़ हो रही है, इसके अलावा फर्टिलिटी के लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं? और स्पेशली बॉडी के तो किसी भी हिस्से में पेन हो सकती है ना, तो उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद है ओजोन थेरेपी? जी बिल्कुल। अब मेरे पास ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं कमर की दर्द के साथ। जैसे उन लोगों को किसी की डिस्क स्लिप कर गई है, अब उस डिस्क स्लिप करने का 90% जो इलाज है, अगर दवाइयों से फ़र्क ना पड़े तो सर्जरी है। सर्जरी के अपने इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, और उसमें हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वही ओजोन हम एक स्पेशल मशीन के ज़रिए उस डिस्क के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो डिस्क श्रिंक कर जाती है। टोटल 10 मिनट का प्रोसीजर है। ना बेहोश करते हैं, ना सुन करते हैं, ना कोई टांका लगाते हैं। आधे घंटे बाद पेशेंट को उठा के घर भेज देते हैं और कहते हैं अगले दिन काम पे जाओ। सो इस किस्म का प्रोसीजर अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन मोर देन 70,000 पेशेंट्स किए हैं, 70,000 मरीज़ पाकिस्तान में, with a 75 to 85% result with no side effects. Right, 75 to 85%. और सारी दुनिया में प्रेजेंटेशंस हैं बहुत। इवन आप देखें कि सिर्फ टर्की के अंदर मोर देन 6,000 डॉक्टर्स हैं जो ओजोन थेरेपी करते हैं। स्पाइन वाले लोग थोड़े हैं, ये इंटरवेंशन वाले लोग थोड़े हैं, लेकिन इतनी पॉपुलर ये थेरेपी है सारी दुनिया के अंदर कि आप ये देख, जिस चीज़ का साइड इफेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, आपको फ़ायदा तो हो सकता है, नुकसान कोई नहीं। चले सर, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने ओजोन थेरेपी के हवाले से बता दिया है। अच्छा, अब जो व्यूवर्स या जो फीमेल्स हमें घर में बैठी इस वक्त देख रही हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, इससे एहतियात कैसे की जा सकती है? और जो बीवियां शोहरों को सर दर्द देती हैं, उनका भी आप कोई इलाज? हाँ जी, उसमें मैंने देखा ये है कि हमारे पास इतनी पेशेंट्स आती हैं, शोहरों को भी अपनी हरकतें दुरुस्त करनी चाहिए। उससे भी मुझे डॉक्टर साहब पता क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हमेशा खवातीन की साइड देते हैं। वो बताते हैं कि खवातीन ड्रामे नहीं कर रही होती, उनको सच में पेन हो रही होती है। वैसे माइग्रेन सर दर्द में अभी भी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बीवियां ही आती हैं। तो नहीं, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बात ये तो घर के मामला आते हैं ना जी, वो हर बंदे को अपने अपने मामला के बारे में पता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये पेन स्ट्रेस लेवल है जो ना, ये कॉज है पेन का। अगर मियाँ स्ट्रेस देगा या बीवी मियाँ को स्ट्रेस देगी तो ये पेन ट्रिगर हो सकती है उससे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस लेवल जो है ये पेन आपको ट्रिगर भी कर सकता है, एनहांस भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। सो ये चीज़ें हैं जिसको हमें अवॉइड करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो आजकल का मौसम है, जब गर्मी से सर्दी हो रही है, सर्दी से गर्मी होती है, चेंजिंग वेदर इज़ ए ट्रिगर। तो जो लोग इस मौसम में अपने आप को ठंडे एसी से एकदम गर्म जगह पे, उस चीज़ों को अगर अवॉइड करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो उनकी माइग्रेन का लेवल भी, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और वो उनके अटैक्स भी कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई एक्सरसाइज भी है ऐसी जिससे माइग्रेन से या ऐसे जो खासतौर पे शैटिका वगैरह जो ऐसी दर्दें हैं
इनसे बचा जा सकता है, ये भी जरा हमारे व्यूअर्स को एंड प्लस गाइड डीप स्लीप के कीजिएगा। बारे में भी बता दें कि स्लीप कितना सूदमंद हो सकता है। स्लीप तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, Right. सारी बॉडी के लिए सोना से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। जितनी हमारी रिपेयर वर्क है सारी बॉडी का वो ड्यूरिंग स्लीप होता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी जो बॉडी बिल्डिंग है सारी वो सारी ड्यूरिंग स्लीप होती है। तो जितना सोना अगर आप गहरी नींद 6 से 8 घंटे की नींद रखते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी रही एक्सरसाइज की बात, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज वॉक है। अगर आप वॉक करते रहेंगे तो आपके जो बॉडी ठीक रहेगी और स्ट्रेंथ ठीक रहेगी। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमारे आजकल के माहौल में है कि आप अपने दफ्तर में, ऑफिस में, कंप्यूटर के सामने बैठते कैसे। अगर आप अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे तो ये ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट, यूं सीधा। जब कमर सीधी होगी तो आपके समझे के 70% चांसेस आपकी कमर की दर्द के कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए कि छोटी छोटी एहतियात हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपकी दर्दें आपको या नहीं होंगी या उनकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। अच्छा, ये जो कमर का दर्द है ये तो हर किसी को है, ये क्या फैमिली टू फैमिली, मुझे तो लगता है जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। तो जो हमारी जनरेशन है वहाँ पर तो फूड हमें वैसे ही प्योर नहीं मिल रहा, हर चीज़ हमें मिलावट वाली मिल रही है। तो हम अपने इसी एज में ऐसी क्या आप टिप्स देंगे कि इसको कंटिन्यू करें ताकि हमारी आगे नेक्स्ट अगले स्टेज आने तक हमारा बुरा हाल ना हो, हमारी कमर का, जोड़ों का। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया और मैंने उससे पूछा, यार बेटा तुम गेम क्या करते हो? उसने कहा अंकल मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैंने उसकी हालत देखा, यार तुम फुटबॉल खेलने वाले लगते नहीं हो, जो कि फुटबॉल वाले तो बंदे फिट होते हैं। कहता है अंकल मैं नेट पे खेलता हूँ। उसने तो जोक किया एक किस्म का। यही मसला है, यही मसला है कि हमारी फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। राइट। अगर आप जब तक आपके मसल्स स्ट्रांग नहीं है फिजिकल मूवमेंट से, वॉक से, एक्सरसाइज से, तो आप हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? और फिर आपने जो बिल्कुल ठीक कहा खुराक वाली बात, फिर हम में से 90% पेशेंट जो मेरे पास आते हैं 90% उनमें से ना कोई टाइम पे सोता है और ना ही कोई टाइम पे खाता है। एब्सोल्युटली। तो जब आपके हमारे पास हेल्दी अनहेल्दी हैबिट्स है हमारी, तो दर्दें कैसे ठीक होंगी? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ऑडियंस, अगर आपको कोई इस तरह का कोई मसला है कि आपको, तो एटलीस्ट जस्ट ट्राई हिम वंस, क्योंकि अपना मैं खुद बता रही हूँ कि मैंने इनसे 2 से 3 बार सेशन लिए हैं एंड नाउ आई हैव नो पेन। तो आप लोगों के भी कमर के या सर दर्द के या जो भी मसले हैं, सर्जरी से जाने से पहले आप एटलीस्ट जो पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी के पास भी आप आ सकते हैं, या और भी जहां आपको लगता है कि सूटेबल है तो आप ज़रूर इनको रेफ़र करें। एटलीस्ट ऑपरेशन से एक स्टेप बैक लेते हुए एटलीस्ट पेन रिलीफ जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको ज़रूर उनसे ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।